हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। जो आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 5वां होगी। इससे पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कराए हैं। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। दूसरा क्या कह रहा है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ऑप्शन नंबर 4, दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। पहला संवेदीय गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार या स्वरूप अवस्था के रूप में सार्वभौमिक पैटर्न के अनुसार परिमार्जित होता रहता है दोस्तों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, या आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, या प्रकृति में असंतत है। दोस्तों ये प्रीवियस एग्जामों में जो पूछा हुआ है वहीं से क्वेश्चन हम उठाए हैं, अपने मन से तैयार नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लॉक कर देंगे, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, क्योंकि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे समाज संस्कृति में इंटरेक्ट करके सीखते हैं अपने आसपास पड़ोस से, तो वही एक सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। कौन सी सीमा है, क्या वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है दोस्तों। यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा पूछा है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। बिल्कुल ये सत्य है, नहीं रखता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक प्रभाव रखते हैं बच्चे वो लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो यहाँ पे संस्कृत और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये लेव वाइगोस्की का है। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक में जो वास्तविकता के रूप में के बारे में चिंतन करने तथा उसकी खोज करने की शक्ति न तो बालक के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि उन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। किससे? अंतः क्रिया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है, ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, बिल्कुल सही है, गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। मतलब कि देखिए, लोग कहते हैं ना कि गणित में लड़के अच्छे होते हैं और नर्स सिर्फ महिलाएं होती है, तो यहाँ पे गणित महिला को प्रोफेसर बना दिया है और पुरुष को नर्स। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कारण आर क्या कह रहा है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। अधिग्रहित नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्योंकि अभिकथन ए सही है, परंतु आर लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि लैंगिक अंतर जन्मजात नहीं होते हैं, केवल रूढ़िवादिता के कारण बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता के कारण ये सब बढ़ता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन सा? क्या आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? क्या समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। इसमें तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखित जानकारी मिल जाएगी। तो ये नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? बिल्कुल यहाँ पे नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भर भर के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि समालोचनात्मक सोच नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और रायों के लिए तर्क और विवेक बुद्धि को लागू करने की क्षमता है। समालोचनात्मक सोच के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लोग एकदम एप्रोप्रिएट आंसर देंगे। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? क्योंकि इसमें लड़के क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और जगह से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? देखिए समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। केवल व्यावसायिक शिक्षा, जहाँ केवल व्यावसायिक आ गया वहाँ पे तुरंत निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर नहीं देखे हैं संपूर्ण पैडागोजी तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बहुत ही शानदार तरीके से हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ठीक है, यही तो पॉजिटिव मिल गया है। और ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण वर्गीकरण, कभी भी पृथक्करण और वर्गीकरण कभी भी बच्चों का नहीं करना है, और खासकर योग्यताओं के आधार पर। जहाँ भी पृथक्करण देखे, वर्गीकरण दिखे, सेग्रेशन की बात की जाए, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, निगेटिव। ये संपूर्ण पैडागोजी में बहुत ही अच्छी तरह से हम ये भी बताया है। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, देखिए मानक पाठ्यचर्या की बात करेगा, ये भी निगेटिव। संपूर्ण पैडागोजी में ये भी हम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा लॉक हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा है जिसकी अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें समावेशी शिक्षा में, और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा उत्कृष्टता सुनिश्चित करता है, चाहे बालक निम्न हो, उच्च हो, चाहे कैसे भी हो। तो सभी स्तरों पर शिक्षा उत्कृष्ट सुनिश्चित करना, यह व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है तथा विकलांग बच्चे भी अपनी पूरी क्षमता पर कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा यही कहती है। तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ऑप्शन 2 हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। अप्रासंगिक निगेटिव वर्ड्स। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा, ये भी गलत हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड्स। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। आप जो भी प्रमाण रहेगा, क्या उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्र करना है, व्याख्या करने या मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील हुआ, उचित हुआ, तर्कसंगत सोच का उपयोग करने के लिए यहाँ पे चुनौती देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना
चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, इसके संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल दोस्तों भिन्नता है, लेव वाइगोस्की और इसके जीन पियाजे की भाषा के विचार पे भिन्नता है। कारण आर क्या कह रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। बिल्कुल सत्य है, कारण आर भी सत्य है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे ले वाइगोस्की की बात कर रहा है और कारण में खोज अधिगम पे शिक्षा अवसर प्रदान करने की बात स्वयं के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन 3 हमारा लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए बच्चों के विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नता मौजूद होती है। बिल्कुल होती है, बच्चों के विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नता होती है, किसी की अधिक किसी की कम और अलग अलग भी होती है। कारण आर क्या कह रहा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो क्या यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं? बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 लाख हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, इसमें से क्या सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ये गलत है। रिश्तों की समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है। भाई क्यों नहीं होती है? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या सिर्फ बाल्यावस्था में नहीं, माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों के साथ संबंध भिन्न होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा, क्योंकि बालक का समाजीकरण उसके परिवार से ही आरंभ होता है तथा परिवार के सभी सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन एवं दादा दादी आदि बच्चे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक समाज के ही रूप में तो होंगे, तो किंतु सभी सदस्यों का संबंध बच्चों से भिन्न भिन्न रहता है। भाई की सबकी तो समान तो रहेगी नहीं, तो सभी बच्चों का संबंध क्या होता है, भिन्न रहता है। अब बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें संबंध के समान, माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान है। सभी संबंध समान नहीं रहेंगे, किसी किसी की संबंध अच्छा खराब बुरा मतलब कुछ भी संबंध भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्या विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, या भाषा विकास का एक संवेदनशील काल है, या भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंध है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा एक दूसरे से हम अपने संस्कृति में आदान प्रदान के बोलचाल के माध्यम से करते हैं। अनुभूति वही होती है जो हमारी जो सांस्कृतिक होती है, उसमें कैसे हम अपने आप को मॉडलिंग रूप कर सकते हैं, वही होती है कि भाषा अनुभूति एकजुटने के साथ संबंध परस्पर करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई भी होती है। तो भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, शिक्षकों को
संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पनाओं के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। बिल्कुल भ्रमित नहीं करते हैं, तो आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकों पर बिल्कुल पहले क्या करते हैं, पहले जो भी होती है अपना पाठ्यचर्या तैयार करते हैं, तो पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें, फिर उसकी बारीकों पर आए। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, यही एप्रोप्रिएट आंसर है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और उसकी बारीकों पर आए, क्योंकि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या याद करने की बात निगेटिव आती है? संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। जहां याद करने की बात आ जाए तुरंत उसको गलत ऑप्शन मार दीजिएगा। 2 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक निर्देश। देखिए, कभी भी विद्यार्थी को निर्देश नहीं दे सकते हैं, कभी भी निर्देश नहीं देंगे। जहां निर्देश की बात आ गई तुरंत वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी हम संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंता करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ऑप्शन चौथा भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और देखिए, जहां उच्च ग्रेड की बात की गई तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी हम बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं निम्न में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक करेंगे। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। क्योंकि समावेशन एक व्यापक शब्द है जो सभी छात्रों की उनकी सामाजिक पहचान के अतिरिक्त उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी जितने भी बच्चे हैं उनको शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, समायोजन और संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न है। तो हम लोग प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में पहचानेंगे दोस्तों कि वो कौन सा है। तो देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान सबसे क्या, देखिए, समझ की अग्रवर्ती गहनता। बिल्कुल सत्य। प्रतिभाशाली जब विद्यार्थी होंगे तो उसमें समझ की अग्रवर्ती गहनता होगी, जल्दी से वो सीख जाएंगे। सीखने की तेज गति, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में ये भी होती है, सीखने की तेज गति से सीखते हैं। समझ के लिए दूसरों पर निर्भर अधिक, देखिए समझ दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं रहते हैं, ये प्रतिभाशाली नहीं है। शारीरिक विकास की तेज गति नहीं, शारीरिक विकास की तेज गति से नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में लॉक कर देंगे, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है, बच्चे के पास तेज आवाजें करके देखिए बच्चे के पास तेज आवाजें करके वैसा ही गलत हो गया। श्रवण बाधित हमेशा कान के किसी शारीरिक समस्या का कारण होती है, ये भी नहीं। यहाँ पे हम कथन सही ढूंढने हैं श्रवण बाधिता के संदर्भ में। जो बाधिता है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या लाइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है।
यहाँ पे हो सकता है दोस्तों ये भी, लेकिन यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि श्रवण बाधिता में सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। जो संरचनावादी सिद्धांतकार हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्या आप बाहरी रूप से प्रेरित करेंगे, तुरंत निगेटिव हो जाएगा। बाहरी रूप में जैसे पुरस्कार होता है, इनाम होता है, ये सब, तो कभी भी पुरस्कार इनाम की बात कीजिए तुरंत निगेटिव हो जाता है। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या पूछा है, सही नहीं, यही हम लोग लाख कर देंगे, क्योंकि हम सोचे कौन सही है ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो यही लाख हो जाएगा। देखिए, ज्ञान बहुलवादी व बुद्धि पॉजिटिव है, ये भी सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना, ज्ञान की व्यक्तिपरक, ये सब सत्य है। और हमारा एक पहला ऑप्शन असत्य है, क्योंकि बाहरी जो बच्चों में आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, इंटरनल मोटिवेट होते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकती है। किस प्रकार मदद कर सकती है, देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पहला, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने, जहां हतोत्साहित की बात की जाए तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसे उत्तर प्रदान कर, तुरंत उत्तर प्रदान करेंगे, ये भी निगेटिव हो गया। उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, क्या समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। क्या समस्या जितना आएगा उसे तर्क वितर्क करेंगे, छोड़ देंगे, निगेटिव हो जाएगा। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न कर, बिल्कुल सत्य। देखिए यहाँ पे मंथन करने की बात आ गई, विचार उत्पन्न करने की बात आ गई और प्रोत्साहित करने की बात आ गई, भर भर के यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, क्या विश्वास है, अंतर्निहित सिद्धांत दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सत्य है। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षणों में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, शिक्षार्थी कभी भी कम नहीं जानते हैं, कम कभी भी नहीं मानेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा वो पॉजिटिव में। शिक्षार्थी कभी भी शिक्षार्थी को निष्क्रिय नहीं मानेंगे, हमेशा हमेशा सक्रिय भी मानेंगे, शिक्षार्थी को भी और शिक्षक को भी, दोनों को सक्रिय मानेंगे। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया, बिल्कुल ये भी निगेटिव। तो ऑप्शन पहला हम लोग का लाख हो जाएगा, यही सत्य है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा लोकाचार है, प्रतिस्पर्धा तो होना नहीं चाहिए। अनुबंधन और पुनर्बलन नहीं। सहकारी अधिगम बिल्कुल। सजा और शर्मिंदगी ये भी नहीं। सहकारी अधिगम पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में जहां असंख्य बालक होते हैं वहां बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जाता है। इस तरह के बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखने में मदद करते हैं। एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है, यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जो बच्चे क्या करते हैं, जिसमें एक जैसी योग्यता के बाल समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं सहकारी अधिगम में। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य से जुड़ रहे हैं मतलब पढ़ने में। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहला, देखिए सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग। देखिए दंड की बात की जाए तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 लाख हो जाएगा। ध्वन्यात्मक क्या होता है, यह प्रणाली भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो समस्त इसमें मानवीय ध्वनियों का अध्ययन करती है। इसमें ध्वनियों के उत्पादन, अभिव्यक्ति, संचरण हुआ, ध्वनि एवं धारण यानी कि सुनना आदि अध्ययन इसमें विश्लेषण किया जाता है।
प्रणालीगत ध्वन्यात्मक, ये ऐसी प्रणाली भाषा विज्ञान की एक शाखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ये क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। जो जाति समूहों के बारे में बांटते हैं तो उन रूढ़िवाद तोड़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मतलब उसको हटाना चाहिए कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। तो ये अभिकथन तो सत्य हो गया। कारण आर देख लेते हैं। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सत्य और व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षार्थी की बात कर रही है और शिक्षार्थी का प्रमुख उद्देश्य भी समालोचनात्मक में ये आता है दोस्तों, क्योंकि रूढ़िवादिता को तोड़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है। समालोचनात्मक भी क्या है, प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे दे रहा है। तो ए और आर दोनों तो सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए महारत यानी कि निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। यहाँ पे दे रहा है कि महारत लक्ष्य क्या होता है और प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब अलग अलग महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या क्या अंतर है। तो देख लेते हैं। देखिए महारत लक्ष्य हम बता दे रहे हैं, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पे बल देता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार से। तो महारत लक्ष्य दूसरे से अनुमोदन पर केंद्रित करते हैं, नहीं। महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, नहीं। नीचे देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्यों की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सत्य है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा, क्योंकि महारत लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं तथा कार्य में निपुणता हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। वही प्रदर्शन लक्ष्य जो है अल्पकालिक लक्ष्य यानी कि छोटा सा होता है, जिन्हें कर्मचारियों से पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरक है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरक क्या हम बताएंगे, सबसे बेस्ट माना जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। तो डांट से बचने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा तुरंत गलत हो जाएगा। पुरस्कार राशि ये तो बाहरी हो गया, बाहरी अभिप्रेरणा हो गया, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। देखिए शिक्षक को प्रभावित करने के लिए नहीं, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए आंतरिक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जगह व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद है। देखिए उसके अंदर इंटरनल है मोटिवेटेड, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो बजा रहा है, उसको अच्छा मतलब लीड है, उसको कार्य करने में मतलब क्या हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग ला कर देंगे। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं संतोषजनक पुरस्कृत होती है। इसे आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। किसे, आंतरिक अभिप्रेरणा को आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी जो तर्क वितर्क करते रहते हैं। देखिए अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, गलत हो जाएगा। अधिक प्रश्न नहीं पूछेंगे प्रगतिशील शिक्षा कैसे हो पाएगी। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सत्य। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल। बी सी डी सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग ला कर देंगे, बी सी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने की जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिका के रूप में देखते हैं और इन्हें बाल्यावस्था सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। बिल्कुल सत्य, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कभी भी सीख सकते हैं, इनके बारे में विचार कर सकते हैं, बाल्यावस्था में भी और अवयस्कता में भी। तो जेंडर भूमिका कहा जाता है और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा नैतिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, नहीं।
वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई? नहीं। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई? गलत। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 स्तर में होता है और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण होते हैं। इनके सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उनसे बनाए रखने पर केंद्रित होता है। यह बच्चों के न्यायिक निर्णय के बारे में जीन पियाजे के विचार पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई? कौन? कैरोलिन गिलगिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुएं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है बुद्धि। तो बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि आपकी बुद्धि 5 साल में कुछ और रहेगी, 10 साल में कुछ और रहेगी, 20 साल में कुछ और रहेगी। तो वही है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप सामान्य न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक बुद्धि तो समान होगी नहीं, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। साथ ही बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः करने की क्रिया की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं, ये क्या कहे हैं? बुद्धि के 8 प्रकार की बुद्धि की उल्लेख किए हैं, जो हम लोग मैराथन क्लास में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सीडीपी की मैराथन क्लास तैयार हो रही है दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। एक भी पॉइंट उसमें नहीं छूटेगा, हर एक पॉइंट को उसमें लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।